दोस्तों आज हम बात करेंगे कि किस तरह से देश के उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर राज को बुलडोजर जस्टिस को बहुत गलत बताया। ये सितंबर की 2 तारीख को जब ये मामला टेकअप हुआ सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत ही नोन बेंचों में जिसमें जस्टिस गवाई इस बेंच को हेड कर रहे हैं, उसमें तमाम सवाल उठाए इस बुलडोजर जस्टिस पर जिसका बहुत दिनों से इंतजार था, क्योंकि तमाम लोग त्रस्त थे इस प्रकार की जस्टिस से। हालांकि अभी जजमेंट आने के लिए वक्त है। 17 तारीख को यानी 17 सितंबर को इस मामले की हियरिंग फिर से होगी, लेकिन जिस तरीके का रुख सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में देखा गया है, उससे साफ जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट इस बुलडोजर जस्टिस को नाजायज समझता है। और इस बात का बड़ा खुल के उन्होंने इशारा किया कि ये चीज बंद होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी कानून के ऊपर नहीं, और कानून साफ तौर पर ये कहता है कि अगर आपको किसी की प्रॉपर्टी गिरानी है तो उसका प्रोसीजर फॉलो किया जाए। महज इस वजह से कि कोई व्यक्ति किसी क्राइम में अक्यूज है, दोषी है, उसकी प्रॉपर्टी उसके रिश्तेदारों की प्रॉपर्टी उस वजह से नहीं गिराई जा सकती। सुप्रीम कोर्ट तो यहां तक कह दिया कि जो कन्विक्ट भी है अगर किसी मामले में, तो उसकी भी प्रॉपर्टी को, उसके मकान को आप नहीं गिरा सकते जब तक कि आपने प्रोसीजर फॉलो ना किया हो। लेकिन शुरुआत इसकी करी योगी आदित्यनाथ ने, और देश के अलग अलग प्रदेशों में, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी रूल स्टेट में इसको बहुत तेजी से इसको कॉपी किया और रेस हो गई कि कौन बुलडोजर में आगे है। मामला और कंट्रोवर्शियल तब हुआ जब ये देखा गया कि अधिकतर वो लोग जिनके मकान गिराए जा रहे थे, उनमें बड़ी तादाद में माइनॉरिटीज यानी मुसलमानों को मकान थे। इस बात से और शक पैदा हो गया कि बीजेपी की राजनीति, क्योंकि पोलराइजेशन की राजनीति है, हिंदू मुसलमान की राजनीति है, उसमें उनको पॉलिटिकली भी ये बहुत सूट करता था कि इस तरीके का रवैया अपनाया जिसमें कि टारगेट पर अधिकतर मुसलमान होते थे। इसको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आगे बढ़ाने के लिए, योगी पर वन अप होने के लिए शायद और तेजी बढ़ाया, और वहां पर भी इसी तरीके के लोग टारगेट पर आए। राजस्थान की सरकार ने भी इसे फॉलो किया, और उत्तराखंड में तो और रेस लग गई, क्योंकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोचते हैं कि वो सबसे आगे निकल जाए इस रेस में, और बताने में कि उनसे बड़ा हिंदू हृदय सम्राट कोई नहीं है। ये जो है एक रेस शुरू हो गई है, इसमें इस तरीके के बहुत एक्शन हुए हैं। उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे क्रिमिनल्स जिसमें कोई शक नहीं है कि वो क्रिमिनल्स थे, उनको चाहे मौत के घाट उतारा गया हो इनकाउंटर्स के जरिए, लेकिन उसके बाद उनकी प्रॉपर्टीज को, सिर्फ उनकी नहीं, उनके परिवारों की, उनके रिश्तेदारों की, जिस तरह प्रॉपर्टीज को बुलडोजर के नीचे लाया गया, वो जाहिर है कि एक नाजायज एक्ट रहा। और ये जस्टिस ट्राइबल्स के जमाने में तो होती थी। ट्राइबल लॉ ये कहता है कि टूथ फॉर टूथ, आई फॉर आई। तो आपने खुद करार दिया, मामला अभी कोर्ट में चल रहा है, अभी ये तय नहीं हुआ कि वो आदमी वाकई में क्रिमिनल है कि नहीं, ये आपका आरोप है, लेकिन आपने खुद मुख्तियार बन गए और आपने कहा नहीं, इनको गिरा दिया जाए। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से दलील भी दी गई है कि उनके मकान इसलिए नहीं गिराए गए क्योंकि वो क्रिमिनल थे, उनके मकान इसलिए गिराए क्योंकि उसमें कानून का वायलेशन था, यानी जो लोकल म्युनिसिपल लॉज, डेवलपमेंट अथॉरिटीज के लॉज में नक्शे पास किए थे, उसके वायलेशन में उस पर कंस्ट्रक्शन था, इसलिए गिरा दिया गया था। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि इन सरकारों से जिन्होंने ये कह करके ये दलील दी है, आपने एक्शन को जस्टिफाई करने के लिए, अपने लीगल एक्शन को जस्टिफाई करने के लिए, सवाल उनसे ये पूछने वाला है कि क्या इस तरीके के हर प्रॉपर्टी, चाहे वो क्रिमिनल की हो, चाहे किसी सफेद पोश इंसान की हो, किसी ऑर्डिनरी व्यक्ति की हो, तो क्या सबके मकान इसी तरह से गिराए जा रहे हैं, या सिर्फ सिंगल आउट करके उन लोगों को जिनको आप टारगेट करना है, आप उन्हीं के मकान गिराते हैं? और इसमें कोई शक नहीं है, कम से कम उत्तर प्रदेश के मामले में और भी स्टेट्स में जहां जहां ये हुआ है, वहां आपको कम से कम ये बताया जाता है, वहां के लोगों का कहना है, वहां के जर्नलिस्ट का बताना है कि कम से कम 80% ऐसे मकान मिल जाएंगे आपको जो लीगली सैंक्शन नक्शे से परे है और उसको वायलेशन में है, लेकिन कार्रवाई गिने चुने 2%, 3% मकानों पर की गई, या और कम उससे। ये कौन सा ये डबल स्टैंडर्ड है? ये भारतीय जनता पार्टी का कैरेक्टर बताता है कि इस नाम पर जस्टिफाई करने के वो नक्शे का वायलेशन है, तो अगर नक्शे का भी वायलेशन है, उसका भी प्रोसीजर है, और इस केस में नक्शे के वायलेशन की जब बात आती है, तो सवाल ये भी उठता है, नक्शा पास किसने किया था? कई बार लॉस के वायलेशन में नक्शे पास किए जाते हैं, और अगर कंस्ट्रक्शन 10 साल 20 साल से चला आ रहा है, वो नाजायज कंस्ट्रक्शन जो नक्शे के वायलेशन में है, तो लोकल अथॉरिटीज ने उसमें क्यों नहीं एक्शन लिया?
तो ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि ये भी जरूरी है कि उन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिन्होंने आंख मूंद ली इन वायलेशन को देखकर? जाहिर है पैसे खा के ही मूंदी होगी। बहुत ऐसे केसेस है जिनमें उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी तो बिल्कुल बेलगाम हो जाते हैं अफसर। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। हमेशा चाहे कोई सरकार हो और पैसा खा करके नक्शा पास भी किया जाता है और पैसा खा के नक्शे के वायलेशन में कंस्ट्रक्शन भी करने दिया जाता है। ये खुलेआम, ये खुला खेल फुर्रतआबादी है और इस बात का इल्म हर एक को है नीचे से ऊपर तक। लेकिन उन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई ना होना क्या दर्शाता है? ये बाइस्ड एक्शन नहीं है। ठीक है, अगर आपको एक्शन ही लेना है और आपको जल्दी एक्शन लेना है, आपको दिखाना है, अपनी ब्राउनी पॉइंट्स गेन करने हैं, आपकी पॉलिटिक्स को बढ़ाना है, तो उनके नक्शे के वायलेशन में जो बने हैं उनका आप डिमोलिशन कर रहे हैं, तो कुछ उन लोगों का भी डिमोलिशन करिए जो सरकार में बैठे हैं, इस पर आंखें मूंदे बैठे रहे सालों तक। हर एक को मालूम है कि बाकायदे से इस काम के लिए पैसे लिए जाते हैं। तमाम होटल्स, कमर्शियल प्रॉपर्टीज, मकान तो छोड़ दीजिए, बड़े बड़े मकान कितने वॉल्यूशन में बनाए जाते हैं। नक्शे के जरा इसकी जांच हो जाए और किस किस के मकान है उसमें आपको मंत्रियों के मकान मिलेंगे, बड़े बड़े अधिकारियों के मकान मिलेंगे, बड़े बड़े बिजनेसमैन के मकान मिलेंगे। अधिकतर लोग कानून फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन कितनों के खिलाफ कार्रवाई होगी, ये सवाल पूछने वाला है, ये उठाने वाला सवाल है। अभी बहुत सी ऐसी बात है, जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के सामने लाई जाएगी और कुछ कुछ बातें से कुछ कुछ बहुत सी चीजें ला दी गई है, किस तरह से 22 वे में सामने बिल्कुल ये ब्लैक एंड व्हाइट आ जाएगा कि 22 वे में बुलडोजर चलाए गए। और बुलडोजर का चलन आप देखिए यहां तक हुआ कि जब योगी आदित्यनाथ का सेकेंड टर्म मिला उन्हें, यानी 2022 में जब विधानसभा के इलेक्शन में बीजेपी को अच्छी बढ़त मिली, अच्छी जीत मिली और योगी आदित्यनाथ पुनः स्थापित हुए ऐसा मुख्यमंत्री, तो बहुत बड़ा जश्न मनाया गया और जश्न में लोग बुलडोजर भी लेकर आ गए। कुछ लोग अपने सिर पर बुलडोजर के मॉडल रखने लगे और कुछ लोग सड़क पर बुलडोजर लाने लगे। ऐसा मैसेजिंग कराई गई कि इसी वजह से होड़ लगी दूसरे स्टेट्स में, दूसरे चीफ मिनिस्टर्स को होड़ लगी कि हम भी इस बहाने आगे बढ़ जाए, क्योंकि बुलडोजर के जरिए जैसे हम बता रहे हैं कि हम कितने जबरदस्त शासक हैं, भ्रष्टाचार नहीं रोक पा रहे हैं, क्राइम नहीं रोक पा रहे हैं, क्योंकि क्राइम्स और उसके रिकॉर्ड्स बता रहे हैं कि क्राइम बढ़ता जा रहा है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन में क्या महारत हासिल करी इस प्रदेश में, उसकी बात नहीं है। साफ बात सिर्फ ये है कि बुलडोजर के जरिए से हमने इतने क्रिमिनल्स, और खास तौर से ये अनाउंस नहीं किया जाता है, सिर्फ बताया जाता है क्योंकि नाम क्या है और नाम से पता लग जाता है कि वो हिंदू है या मुसलमान। और इतने सारे लोगों के मकान इतने सारे गिरा दिए गए, लोग बेघर हो गए। उत्तर प्रदेश के कैपिटल लखनऊ में तो एक पूरी की पूरी कॉलोनी जो बसी हुई थी सरकारी जमीन पर, फ्लड्स के जमाने में जब फ्लड्स आया तो गोमती के बहुत पहले की बात है, 1980 में बहुत बड़ा फ्लड आया, तो गोमती का जो स्पिल ओवर एरिया था उसमें लोग जाकर के जो बसे हुए थे वो हटे, लेकिन जब पानी रिसीड किया तो वो लोग वहीं पर बस गए और उसमें लेकर के लोगों ने अपनी झोपड़ियां बनाई, मकान बनाए और फिर उसके बाद बरसों तक बाढ़ नहीं आई, उनको किसी ने इतने साल तक नहीं हटाया। सन 80 की बात है कि यानी कि 44 साल हो चुके हैं, लेकिन उनको नहीं हटाया गया। और अब एकदम से होश आया सरकार को कि नहीं, ये तो रिवर बेड है। और कौन सी गोमती के पास एक गोमती की ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है कोकरेल, जिसमें पानी ही खत्म हो गया, वो नाला बन चुका है। उसके तट पर जो बसे हुए थे लोग, हजारों मकान थे और उस पर बुलडोजर चला के सब गिरा दिया गया। लगभग 1800 लोग बेघर हो गए और अधिकतर लोग गरीब थे। कुछ लोगों ने अपनी रोजी रोटी, कुछ अपने आप को संपन्न कर लिया था, दुकानें भी खोली, उसमें बिल्कुल किसी भी तरीके की सिंपैथी नहीं बरती गई और उनको गिराया कि अलग कर दिया गया। उस जगह का लोकल लेवल पर नाम अकबर नगर रख दिया गया था। कोई अकबर से उसका ताल्लुक नहीं था, लेकिन अकबर नगर रख दिया गया था और अधिकतर वहां रहने वाले मुसलमान थे। उसके एक्सटेंडेड स्ट्रेच में एक और कॉलोनी थी जिसमें हिंदू रहते थे, उसको पंतनगर और साथ में एक और नगर बताया था। और अधिकतर वो पहाड़ के रहने वाले लोग थे, जो उस जमाने में उत्तराखंड जो यूपी की एक पहाड़ी हिस्सा था, उन लोगों की डिमोलिशन कैंसिल कर दिया गया क्योंकि वहां अधिकतर रहने वाले हिंदू थे। ये मानते हैं सब लोग कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन किया गया ये केवल कम्युनिटी के आधार पर किया गया, धर्म के आधार पर किया गया। ये क्या दर्शाता है कि क्या ये जस्टिस है?
और यही जस्टिस मतलब आप यू सी द फेस एंड यू टेक द डिसीजन, मतलब आप आदमी का नाम पता करिए, फिर आप तय करिए कि साथ इसके साथ कौन सा कानून का इस्तेमाल किया जाएगा, इनके साथ कानून चलेगा या नहीं चलेगा। ये चीज़ लार्ज स्केल पर हुई और इसको एक तरीके से इन्फेक्शन जैसे बढ़ गई उन स्टेट्स में जहां बीजेपी का राज था, और दूसरे चीफ मिनिस्टर भी इसी होड़ में लग गए। अब देखने वाली बात यह है कि क्या इन पर कुछ अंकुश लगेगा, इन सरकारों पर जो अपने ब्राउनी पॉइंट्स इस तरीके से बढ़ाते रहे हैं, जो पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन को इस बुलडोजर के जरिए सिर्फ बढ़ावा देते रहे हैं और इलेक्शन जीतते रहे हैं इसी नाम पर। ये कब तक चलेगा, ये आने वाला समय बहुत जल्द बता देगा। ये बुलडोजर की राजनीति शायद बहुत दिन कारगर नहीं हो पाएगी। बहुत सी चीजें कुछ दिन चल जाती है और यहाँ पर भी चली है। पिछले लोकसभा के चुनाव में यानी 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें ये बात साफ हो गई कि भारतीय जनता पार्टी की पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स, हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स, उनमें भी कमी आ गई और लोग इस बात को समझने लगे कि ये तरीका सिर्फ वोट बढ़ाने के लिए है, किसी का कुछ भला करने के लिए नहीं होता। हेट की पॉलिटिक्स के जरिए से ना तो लोगों का भला हुआ है ना प्रदेश का भला हुआ है, एक पार्टी का भला हो गया। आगे बुलडोजर राजनीति चलाने वालों को 10 बार सोचना होगा। शुक्रिया दोस्तों, मैं मलिक फरीदी, खबर एक्सप्रेस।